नमस्कार भी सभी को। आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे हैं भाई मुगल काल के बाद जो राज्य बने हैं नए वो, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था जैसे मुगलों का पतन होगा उसके बाद 3 तरीके के क्या बनेंगे, राज्य बनेंगे। कितने तरीके के? 3 तरीके के, ठीक है। कौन कौन से? उत्तराधिकारी राज्य एक तो, स्वतंत्र राज्य। उत्तराधिकारी कौन कौन से थे? बंगाल, हैदराबाद, अवध। बंगाल किसने बसाया भाई, या किसने बसाया? नहीं, ठीक है। बंगाल शुरू में जब कोई नवाब बना था पहली बार तो कौन बना था? वो मुर्शिद, क्योंकि पहले था बंगाल, ऐसी बात नहीं है भाई। बसाने का मतलब क्या, भी नया ही शहर बसाना कोई, लेकिन पहले था बंगाल। किसके अधीन था? अंग्रेजों के, सॉरी मुगलों के। किनके? मुगलों के। और मुगलों के भी क्या था भी, जो सबसे प्रमुख अगर कोई जगह थी मुगलों के लिए जहां से राजस्व आता था तो वो कौन सी जगह थी? बंगाल। और जैसे मैं हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, जो क्षेत्र बंगाल का था वो हर डायनेस्टी के अंदर क्या रहा है? प्रमुख रहा है, क्योंकि बंगाल में बिहार उड़ीसा दोनों आते हैं भाई। और बिहार के अंदर एक क्षेत्र था, मैंने आपको बताया था मौर्य साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो क्या था? बिहार में कौन सी जगह फेमस थी भाई? मौर्य की राजधानी कौन सी थी भाई? मौर्य वंश की राजधानी पटना या पाटलिपुत्र। किसने बसाया था पाटलिपुत्र को? पटना बहुत मुश्किल से याद आया सर, संस्थापक कहां से याद आएगा? चलो अब बताओ फिर किसने बसाया? पाटलिपुत्र को किसने बसाया था भाई? उदय, ठीक है। कहां पे है पाटलिपुत्र या पटना? कौन सी नदी के किनारे पे? हुगली है बिहार में? सुना? हाँ भाई निर्मल, हुगली है बिहार में। हुगली नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता। तो कहां पे है हुगली नदी? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। देखो जैसे ये गंगा है, क्या है? गंगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का, जहां पे क्या बनाया गया है? फरक्का बांध। बस सुन लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है बस। फरक्का बांध बना हुआ है। यहीं से क्या है, एक तो आगे चलेगी गंगा और एक धारा मोड़ देगी जिसको हम क्या बोलते हैं? हुगली। है कहां पे ये? वेस्ट बंगाल में या पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। और इसी पे एक शहर बसा हुआ है, कौन सा? कोलकाता। और ये क्या है? भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह, ठीक है। पूछ ले आपसे भारत में एकमात्र नदी बंदरगाह तो कौन सा है? कोलकाता। पूरे भारत के अंदर जो प्रमुख 13-14 बंदरगाह उसके अंदर, ठीक है। और ये जैसे भी एंट्री करेगी कहां पे? बांग्लादेश में। तो ये क्या हो जाएगी? क्या नाम हो जाएगा गंगा का? जमुना का। जमुना भी नाम होगा, लेकिन जमुना किसका नाम होगा? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नाम है भाई, दिहांग, सांगपो, ब्रह्मपुत्र, जमुना, मेघना, अलग अलग नाम, अलग अलग जगह पे। पद्मा, ठीक है। कौन सा? पद्मा नाम हो जाएगा गंगा का, और ब्रह्मपुत्र का क्या हो जाएगा? जमुना। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगी? ये मेघना।
ठीक है, ध्यान रखा करो, भी भूलते बड़ी जल्दी हो। कल किसके बारे में पढ़ा था हमने? किसके बारे में पढ़ा था? हैदराबाद के बारे में। क्या पढ़ा था हैदराबाद के बारे में? थोड़ा सा बताओ, फिर करते हैं आगे स्टार्ट। चिनकिलिज खान ने क्या की थी? पहली बार अलग राज्य का गठन किया था, अलग जगह का। ठीक है, बाद में नाम क्या पड़ा? निजाम उल। किसने दी उपाधि? किसने दी? फर्रुखसियर। और क्या कहा था इसको? खाने। ठीक है, और कोई चीज याद हो कल हमने की थी? फर्रुखसियर ने कितने इसको भी 6 परगनों का, 6 राज्यों का क्या किया था इसको? सूबेदार नियुक्त किया, और वहीं से इसको उपाधि दी थी किस चीज की? तो इसने और क्या किया था भाई? हुसैन अली खां की हत्या करवा दी। और कुछ? संधि हुआ है। कौन सी? कौन सी? शिव मुंशी की संधि। ठीक है, किसके साथ होती है? मराठों और निजामों के बीच। ठीक है, यहां तक कर लिया था। इसके अलावा आगे भी कुछ पढ़ा था? ये अंतिम था। मराठों के और किन के बीच में अंतिम जो हमने पढ़ा था वो क्या था? मराठा और निजाम। तो ये हुआ क्यों भाई? संधि होगी तो कोई तो कारण होगा, कोई वजह तो होगी भाई। पहले मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच में क्या थे? संबंध ठीक थे, अच्छे संबंध थे। बाद में क्या हुआ? संबंध बिगड़े तो एक युद्ध हुआ इनके बीच में, पालखेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? पालखेड़ा का युद्ध। और इसी युद्ध के अंदर वो संधि होगी भाई। कौन सी संधि? शिव मुंशी गांव की संधि। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया 1717 से 1727 तक इनके संबंध ठीक चले। उसी के जस्ट बाद क्या होगा? संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। तो ये युद्ध कब होगा? 1728 में, मार्च 1728 में। और तभी क्या होगी? संधि होगी भाई। ठीक है, और इस संधि में क्या हुआ? अच्छा, कोई संधि होगी तो भी कुछ न कुछ तो आदान प्रदान होगा चीजों का। ठीक है, अच्छा, एक संधि का मैंने जिक्र किया था आपके साथ में। सबसे पहली बार विदेशी विवाह का जिक्र जब आता है तो पहली बार विदेशी विवाह किस किस को पता है किसका हुआ था भारत में? किसका हुआ था? हैं? मौर्य काल में हुआ था। किसका हुआ था मौर्य काल में? प्रियंका का मन तो बेरो ही को नहीं। रचना नहीं पता? निर्मल? पढ़ा है हमने ये, और बहुत अच्छे से पढ़ा है। अतुल बताएगा। नहीं पता? शिवानी? आपको ना मतलब ये तो पढ़ाना ही पड़ता है, पीछे का और रिवीजन करवाना पड़ता है। होता होना तो ये चाहिए, हम पढ़ा रहे हैं तो आपका रिवाइज आपने कर रखा, आप बता दो साथ के साथ। अब पहले ये पढ़ाओ फिर साथ में वो याद करवाओ पीछे जो करवाया था। इतना लोड नहीं लेते हम, ठीक है, कि पीछे का याद रखें। हाँ, क्लास लगी है 2-3 दिन पूछ लिया करो जो पूछना है वो, उसके बाद हमें नहीं पता हमने क्या पढ़ा है।
दरबार में नहीं आया था। कौन था पहले बताओ सेल्यूकस निकेटर? चंद्रगुप्त का ससुरा। ससुरा तो था। पहले पहले क्या था ये? किसके साथ आया था? किसके साथ आया था? आयो तो ये ध्यान में पड़। अरे भारत में पहली बार आक्रमण करने कौन आएगा? ठीक है, इसी का सेनापति था ये। क्या था ये? सेनापति। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। और इसी की बेटी की शादी, हेलेना की शादी किसके साथ की जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। पहली बार, ठीक है, अंतरदेशीय विवाह जिसका जिक्र मिलता है वो कौन सा था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य। किन के बेटों का? हेलेना के पुत्रों का ध्यान में नहीं है मेरे। ठीक है, तो पहला अंतरदेशीय विवाह। आगे समझ में? तो इस युद्ध में क्या हुआ? जो पालेखेड़ा का युद्ध हुआ, इसमें क्या है, जो निजाम है और जो मराठों के बीच में क्या हुई? संधि हुई, जिसको क्या क्या कहा जाता है? शिव मुंशी गांव की संधि। ठीक है, और इस संधि की दो शर्तें रखी गई भी। क्या रखी गई? दो। चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है, निजाम को क्या करना पड़ेगा? एक चौथ देनी पड़ेगी और एक सरदेश मुखी देना पड़ेगा। ये दो कर थे जो कहां पर चलते थे? मराठों के अंदर। ठीक है, और एक थे, शासक था कोल्हापुर का भाई, शंभूजी। ठीक है, ये विरोधी था किनका? मराठों का। था खुद भी मराठा, लेकिन क्या था? मराठा विरोधी था ये। इसको शरण नहीं दोगे। क्या नहीं करनी है? शरण नहीं देनी है। ठीक है, ये काम किस संधि के तहत हुआ? शिव मुंशी गांव की संधि के तहत। अच्छा, इनके बारे में बताया मैंने आपको, सरदेश मुखी और चौथ के बारे में। चलो एक बार इसको थोड़ा इनको डिस्प्लेन वो कहना एक्सप्लेन करते हैं। पापा, चौथ है, ये भी कर था, ठीक है, और सरदेश मुखी भी क्या था? दोनों कर थे। ये तो वो भूमि जो मराठों के अधीन थी। क्या थी? मराठों के अधीन भूमि। जो भूमि मराठों की अधीन थी, उस भूमि पे जो कर लगता था वो कर क्या कहलाता था? सरदेश मुखी। और ये होता था उपज का 1/10 भाग। ठीक है, उपज का 1/10 भाग। और चौथ क्या होगा? जो मराठों के अधीन नहीं थी, भी प्रत्यक्ष रूप से, जहां पे प्रत्यक्ष रूप से मराठों का शासन नहीं था। ठीक है, या वो भूमि जो सरकारी रूप में या राजकीय रूप में अपनाई न गई हो, वो भूमि कौन सी होती थी? ठीक है, और उस पे जो कर लगता था वो कर कौन सा था? तो और ये क्या था? ये 1/4 भाग। ठीक है, 1/4 भाग, क्योंकि अपनी भूमि है, वहां पे किसान है और जो जमींदार है उन पे कर कम लगाया गया, और जिन पे सीधा प्रशासन नहीं था या अधीन थे जो, उन पे कर क्या लगाया गया?
ज्यादा लगाया गया। ठीक है, और ये काम किस संधि के तहत हुआ? किन किन के बीच हुई? निजाम और मराठों के बीच। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, जो निजाम थे उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। 22 मई 1748 को। निजाम कौन है अभी? किस निजाम का जिक्र हम कर रहे हैं अभी? हैदराबाद का निजाम है, दक्कन का निजाम है। ठीक है, हाँ। चिनकिलिज खान, पूरा नाम क्या था वैसे उसका बाद में? निजाम उल मुल्क। और इसकी मृत्यु के बाद क्या होगा? इसके क्या होंगे उत्तराधिकारी में? क्या होगा? उत्तराधिकारी। कल भी मैंने बताया था उत्तराधिकारी क्या होते हैं अभी? क्या होते हैं उत्तराधिकारी? इसके बाद गद्दी पे किसका अधिकार होगा? ठीक है, उसके लिए क्या छिड़गी भाई? लड़ाई। किस किस के बीच? एक तो इसका बेटा था, किसका? निजाम का, नासिर जंग। ठीक है, और एक इसका पोता। ठीक है, मुजफ्फर। इन दो के बीच क्या होगी भाई? लड़ाई हुई। और इस लड़ाई का फायदा किसने उठाया? विदेशी जो कंपनियां थी वो। एक तो कौन सी? फ्रांस। इस वक्त तक कौन फेमस हो रखे हैं? फ्रांसीसी, और साथ में कौन? अंग्रेज। ठीक है, इन दो लोगों ने क्या उठाया? इसका फायदा उठाया। किसका? इन दोनों के जो उत्तराधिकार का जो युद्ध था उसका। ठीक है, और धीरे धीरे होते होते 18वीं शताब्दी के अंत में, कब? 18वीं शताब्दी के अंत में, लगभग 1798 ईस्वी के आसपास, वेलेजली ने, किसने? हैदराबाद को किसमें मिला लिया भाई? अंग्रेजी शासन में। और यहां से क्या हो गया? अंत हो गया किसका? हैदराबाद का। ठीक है, 1798 ईस्वी में वेलेजली ने क्या किया? अंग्रेजी जो हुकूमत थी, अंग्रेजी जो शासन था उसके अंदर मिला लिया किसको? हैदराबाद को। और किसके तहत? सहायक संधि। ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अंग्रेजों के बारे में जब पढ़ेंगे तो किसके द्वारा? सहायक संधि के द्वारा। किसी को थोड़ा बहुत पता हो सहायक संधि का? पता है किसी को? किसी नाम सुना हो, या पहली बार नाम आया सामने ये सहायक संधि का? पहली बार आया? पहले देख सुना है नाम? पता नहीं है बस। हाँ भाई, पता है सहायक संधि के बारे में? इसको वैसे हम डिफाइन करूंगा मैं आपको जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नीति किन के द्वारा लाई गई है? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, सहायक संधि का मतलब क्या था? भी जो भी राज्य हैं वो क्या करेंगे? अंग्रेजी शासन के साथ क्या करेंगे? मेल जोड़ रखेंगे। खुद की सेना नहीं रख सकता वो, फिर किसी दूसरे जो यूरोपीय कंपनियां उनके साथ संबंध नहीं रखेगा। ठीक है, और व्यापार वगैरह उनमें क्या करनी पड़ेगी? छूट देनी पड़ेगी अलग से। ठीक है, तो ये संधि की क्या थी? शर्तें थी। इसको हम पढ़ेंगे आगे जब अंग्रेजी हुकूमत को हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों को। ठीक है, तब पढ़ेंगे। और एक मैंने आपको बताया भी, जो हम पढ़ रहे हैं सारा तो आपको साथ में रखना है। वो साथ का मतलब भी, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हैदराबाद।
तो हमें पता होना चाहिए भी दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है, भी इस वक्त दिल्ली में कौन है। भी साथ में पैरेलल रखोगे तो आसानी रहेगी याद करने में। अब सारा तो क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आप नहीं रख पाओगे, लेकिन जो चीजें पढ़ ली हैं एक बार वो तो कनेक्ट करो आप, ठीक है। जैसे मुगल काल, हमने मुगलों को बारे में पढ़ लिया, तो 1857 तक जब तक जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए भी जो 1798 के आसपास है वहां पे मुगल सल्तनत या दिल्ली सल्तनत पे कौन है, कौन है 1798 में? कौन है? कोशिश तो कर सकते हो बताने की, अंदाजा लगा लो। शाह आलम द्वितीय का समयकाल कितना है भाई? 1758 से समझ में आ गया भी इस वक्त कौन है, तो ऐसे याद रखना साथ में, ठीक है। भी यहां पे कोई घटना घट रही है क्योंकि अभी तक मुगल काल चल रहा है, खत्म तो नहीं हुआ। 1857 के बाद क्या हुआ, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कौन? ठीक है। अच्छा वो आया नहीं भाई, विक्रम, जो चीजें बिल्कुल खत्म कर देता है। वो क्या बात थी उस दिन भाई? हाँ, नौकरी लगने के बाद दोस्त बोला जी खत्म ही हो जाए। ठीक है। अरे ऐसा नहीं, अगर सही है तो दोस्ती खत्म नहीं होती, ठीक है, लंबी चलती है। हाँ बस आपने कर ही रखी है भाई ऐसे भाई, हाँ भाई दिन कट रहे हैं, ठीक है, जब काम हो जाएगा सारे अपने अपने काम लग जाएंगे फिर कौन देखता है किसको, कौन याद रखता है, ठीक है। तो यहां तक अब देखो हमने किसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया है। इसमें से कुछ चीजें कब हम करेंगे, जब अंग्रेज होंगे, अंग्रेजों के साथ कुछ घटनाएं होंगी तो उसके वक्त याद रखना है भी यहाँ पे शासन चल रहा है किस व्यक्ति का किस समय, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी जानकारी, बाद में सारे को क्या करेंगे इकट्ठा, और सारा इकट्ठा करके आप खिचड़ी बना दें, ठीक है। अरे कहने की बात है, कहते नहीं लग खिचड़ी बना दी, ठीक है, खिचड़ी बहुत अच्छा भोजन होता है, ठीक है। तो खिचड़ी बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। कहेंगे खिचड़ी बना दी आप, इसने के लेके चला भी रोंग वे में लेके चला, खिचड़ी का मतलब खराब होगी चीज जैसे खिचड़ी बन गई, सारा की पड़ के खिचड़ी बना दोगे नहीं तो बहुत अच्छी बात है। सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए मैं, ठीक है, अवध ले आइयो, हैदराबाद, बंगाल, मुगल, अंग्रेज, फ्रांसीसी, सारे, ठीक है। इसके बाद भाई अब हम बात करेंगे किसकी, बंगाल की। किसकी? बंगाल पे किसने शासन किया सबसे पहले? मुर्शीद कुली खान। सहयोगी कोई था इसका? बंगाल पे सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, और इसी का एक सहायक था अली वर्दी खान। बाद में इसके बारे में आएगा आगे, क्योंकि ये भी क्या बनेगा बाद में, नवाब बनेगा भाई बंगाल का, ठीक है। जब तक ये बंगाल का नवाब नहीं था उससे पहले क्या था, 1700 के लगभग, कब? 1700 ईस्वी के लगभग ये क्या था भाई, एक दीवान था मुगल दरबार में। क्या था ये? दीवान था मुगल दरबार में, ठीक है। अच्छा 1700 में किसका शासन था? औरंगजेब का। किसका था? औरंगजेब का। तो मुगल दरबार की बात आ गई तो कौन हो गया? औरंगजेब।
और औरंगजेब ने क्या किया था, इसको बंगाल का क्या बनाया था, नवाब या दीवान जो भी लगाओ आप। और इसी के साथ इसको साथ में क्या दिया गया, उड़ीसा। किसका सूबेदार, बंगाल का तो था ही, और बाद में इसको क्या है, उड़ीसा का भी क्या बना दिया गया, सूबेदार बना दिया गया। किसको बना दिया गया, मुर्शीद कुली खां को 1719 ईस्वी में। जब ये बंगाल का नवाब बनता है, कौन, अच्छा, औरंगजेब के समय में ये स्वतंत्र होकर काम नहीं कर रहा है, किसके अंडर काम कर रहा है, औरंगजेब के ही। क्या क्या कर रहा है यहाँ पे, पहला तो ये देखो, अधीन काम करने का मतलब क्या था, भी वो समय के साथ क्या भेजेगा, नजराने वगैरह भेजेगा। नजराना समझते हो, भी एक तरीके से क्या करेगा, वो उनको टैक्स पे करेगा, किनको, मुगलों को। तो क्या भेजता था, नजराने, ठीक है। और अब हम बात करें तो, दिख रहा है आपको, मेरे को लग रहा दिख नहीं रहा, ठीक है। नजराने भेंट करता था समय के साथ, कौन, जो अधीन शासक जो भी होगा। अधीन कौन कौन से थे, बंगाल, हैदराबाद और अवध। ये तीनों क्या भेजेंगे, समय के साथ नजराने भेजते रहेंगे बार बार, ठीक है। अभी राजा खुश रहे। अच्छा, ये विद्रोह वगैरह भी तो कर सकते थे भाई सीधा, विद्रोह क्यों नहीं किया इन्होंने भी सीधा, क्या कारण रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पूछना नहीं है सर, लिखवाए जाओ, हम लिखते रहेंगे। कुछ तो इतने दिन हो गए दिमाग लगाते हुए हिस्ट्री के अंदर, कुछ तो चीजें दिमाग में आ रही होगी। अब शुरू शुरू में चलो भी नहीं पता था चीजों का, अब धीरे धीरे समझ रहे हैं भी समय के साथ राजाओं के अंदर क्या चीजें हो रही है, दरबार में क्या हो रहा है, कैसे कैसे शासन किया जा रहा है, ठीक है। कोई सीधा उत्तराधिकारी बन रहा है, कोई विद्रोह करके बन रहा है, ठीक है, कोई अपने पिता को मार के राजा बन रहा है। कुछ कुछ जानकारी आने लगी, अब कुछ तो समझ में आ रहा है। तो यहां पे भी तो था भाई, सीधा विद्रोह क्यों नहीं किया इन्होंने, सांस ले लो, कोई बात नहीं, सांस ही रोक ली। मैंने आपको बताया भी 1707 तक, जब तक औरंगजेब था तब तक क्या था, मुगल सल्तनत बहुत अच्छी थी, मुगल जो साम्राज्य वो बहुत अच्छी स्थिति में था भाई। और एक बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर हमला करना या उसके खिलाफ विद्रोह करना क्या है, बेवकूफी है भाई। ऐसी गलती अंग्रेजों ने भी की थी भाई, ठीक है, अंग्रेजों ने भी किया था ऐसा काम, मुगलों के खिलाफ क्या कर दी थी, बगावत। फिर मुगल तो मुगल थे भाई, ठीक है। लास्ट में कहते हैं भी अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किलों से क्या है, अपना पीछा छुटवाया। और वो तो औरंगजेब नहीं था, अगर औरंगजेब होता वहां पे उस वक्त तो अंग्रेज, हाँ, आते ही नहीं, उनको भगा दिया जाता तब तक। लेकिन जब औरंगजेब आया तब तक उन्होंने स्थिति काफी अच्छी कर ली थी अपनी, अंग्रेजों ने, ठीक है। मैंने आपको बताया भी मसूलीपट्टनम, सूरत, भड़ोच वाले इलाके से, गुजरात वाले इलाके से वो कहाँ पे घूमते घूमते पूरे पश्चिमी घाट को क्रॉस करके पूर्वी घाट के ऊपर मद्रास वाले क्षेत्र से होते हुए कोलकाता की तरफ, और वहां से फिर पूरे बंगाल पे क्या हो जाएगा उनका शासन, ठीक है।
और अंग्रेजों के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी, अंदाजा सा दिया था। अभी हम अंग्रेज क्या करते थे, पहले जाएंगे हाथ जोड़ेंगे दरबार में और क्या करेंगे, व्यापार करना शुरू करेंगे। व्यापार करते रहेंगे, कमजोर जगह मिलेगी वहां पे शासन करना शुरू कर देंगे। कमजोर नहीं है तो दरबार में ऐसे व्यक्तियों को ढूंढा जाएगा जो लालची हो, ठीक है, या जिनको क्या हो, सत्ता का क्या हो, थोड़ा लालच हो, या पैसे का लालच हो। फिर वहां से दरबार को तोड़ा जाता था, फिर दरबार को तोड़ के राजा के खिलाफ बगावत की जाती थी, ठीक है। प्लासी का जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, ठीक है। किसने बगावत की थी, धोखा किसने दिया था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया, दो व्यक्तियों के नाम मैंने आपको बताए थे। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बंगाल के बारे में चर्चा है तो बंगाल की चर्चा होगी तब हम जिक्र करेंगे इसका। भाई मोहनलाल तो उसके साथ था, मीर मदान और मोहनलाल जिन्होंने उसका सहयोग किया था सिराजुद्दौला का। राय दुर्लभ और मीर जाफर, दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था। अच्छा, प्रमुख व्यक्ति थे सेना के अंदर, और सेना का लगभग कहते हैं 75% हिस्सा उन्हीं के अधीन काम करता था। और जैसे युद्ध छिड़ा उन्होंने क्या कहा, वो सेना ही नहीं लेके गए मैदान में, और हाँ 3-4 घंटे में क्या है वो युद्ध खत्म हो गया। जीता कौन, अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और इसके बारे में मैंने बताया था, छोटे से क्लर्क से वो गवर्नर जनरल बन गया था भारत का या बंगाल का, ठीक है। अब ये जैसे ही मृत्यु होती है किसकी, फर्रुखसियर की, सॉरी औरंगजेब की, उसके बाद क्या ये अपनी पावर बढ़ाना शुरू करेगा, मुर्शीद कुली का, क्योंकि उसके बाद जो उत्तराधिकारी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, शुरू कमजोर, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बहुत महत्वाकांक्षी है, शक्तिशाली है, और उसकी सोच भी क्या है, लंबी है। वो ऐसे व्यक्ति के पास रहेगा भी जिसको शासन की न तो जानकारी न वो जानने की कोशिश कर रहा है। वो क्या करेगा, भी खुद सोचेगा भी मैं क्या करूं, इससे या तो अलग हो जाऊं या इससे ऊपर काम करूं। और यहीं से फिर ये चीजें उपजनी शुरू होती है, बंगाल अलग बना है, अवध अलग बना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो शासक थे मुगलों के, वो क्या रहे हैं अभी, नालायक बोल सकते हैं जिनको, या अयोग्य कह सकते हैं। नाम आपको पता ही है सारों के। कितने शासकों के बारे में पढ़ा हमने उत्तर मुगल काल में, 6। कौन कौन, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। ये तो थे क्या, प्रमुख जो राजा रहे या मुगल सम्राट रहे। उसके बाद शुरू हुए कौन, सबसे पहले हाँ अहमद शाह या बहादुर शाह। पहले डिसाइड करो, अहमद शाह था बहादुर शाह था, बहादुर शाह क्या था, बहादुर शाह। उसके बाद बहादुर शाह के बाद कौन बना, जहांदर। जहांदर के बाद फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम सेकंड। उसके बाद अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय। यहां तक हमने पढ़ा था भाई, ठीक है। ये थे प्रमुख शासक, ठीक है। अब नवाब बन गया कौन, मुर्शीद कुली खां, कहां का, तो यहां पे क्या होगा, कुछ चीजें ये सही करेगा किसके अंदर,
जो प्रशासन है वो। ठीक है। अच्छा, इसने प्रशासन की शिक्षा कहां से ली है, किसको देखा इसने, दिल्ली को देखा है भाई, दिल्ली में शासन किस तरीके से चल रहा है, तो इसी तरीके से कोशिश करेगा कहां पे चलाने की, ये बंगाल में। कौन, ठीक है। तो ये दो चीजें करेगा यहां पे, एक तो इजारेदारी प्रथा, कौन सी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, दूसरा तक्काबी। और मैंने आपको बताया भी एग्जाम के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये टर्म ही हैं, ठीक है। शासकों के नाम याद रहे आपको तो ठीक है, लेकिन प्रमुख को याद रखना है। युद्ध हैं तो वो प्रमुख प्रमुख युद्ध याद रखने हैं आपने। और क्या रखना है याद ध्यान में भी, अगर किसी शासक ने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ चेंजेस किए हैं तो उसने किस तरीके से उनको चेंज किया है, वो जो टर्म आएगी, जो नाम दिए, उनको पता होना चाहिए आपको भी ये क्या है। तो आपसे पूछ ले तकाबी क्या है, इजारेदारी प्रथा क्या है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। या ये पूछ ले आपसे भी इजारेदारी प्रथा किसने चलाई, तो जो खासकर जो टर्म आएंगी वो आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या था भाई, इजारेदारी प्रथा। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सुना है आपने किसी ने, किस किसने सुना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, करंट के मामले में जीरो हो आप लोग, अगर इसका नाम नहीं सुना आप लोगों ने। कौन पढ़ता है करंट अफेयर आप में से, कोई है ऐसा, घर पे आपसे कोई पूछ ले कल क्या हुआ तो क्या बताओगे आप पढ़ने जाते हो, जागरूक नागरिक हो आप भारत के। हाँ भाई, आप यहां हो तो इसका मतलब ये है भी आप में और बच्चों से ज्यादा जागरूकता है। तो जो देश दुनिया में क्या घट रहा है उसके बारे में जानकारी रखनी होती है, ठीक है। खेल, राजनीति, ठीक है, और नेताओं के जो लड़ाई झगड़े उनको छोड़ के सारी जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और एक दिन में करंट कवर भी नहीं कर पाओगे आप। डेली चीजें आपकी चल रही हैं रूटीन में, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी हर 3-4 दिन के बाद वो रिपीट होने लग जाएगा और वो अपने आप चीजें याद होने लग जाएंगी भी, ठीक है। तो करंट पढ़ना जरूरी है। करंट का नाम लेके नहीं भी कहीं जाके कोई तार पकड़ लो भी आज करंट देखेंगे ठीक है, और झंझट ही मिट जाएगा भी नहीं ठीक है। तो देखो कहीं से भी आप पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे, खासकर रेलवे के एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है तो वो ध्यान रखो इस चीज का, करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो जरूरी है, वो पोर्शन भी करना जरूरी है। सैटरडे को मैं दिखाऊंगा आपको भी करंट अफेयर से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन भी पूछा गया है पीछे किसी साल के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं किससे जुड़ा होगा, करंट से। अब आप में से कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, एग्जाम बनाता है या पेपर जो सेट करता है, नॉर्मल सी बात है, तो वो उसके दिमाग में कोई चीज कब आएगी, जो वो कभी ना कभी, जैसे आज से भी महीने पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले वो कहीं ना कहीं न्यूज में रही होगी, और उसी से जुड़ा वो तथ्य कहां से पूछ लेगा, पास से पूछ लेगा, इतिहास से कोई चीज, ठीक है। और सारे क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि देखो मैथ रीजनिंग है, ये तो चीजें अलग है, इनमें करंट का इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये तो करने ही भी हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूले याद करने और आप निकाल दो, लेकिन जीके जो आपने करने, जीके या जीएस वगैरह जो
टॉपिक्स होते हैं वो करंट से ही कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो दो चीजें, इजारेदारी, इसमें क्या था अभी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है कि जो सरकारी भूमि थी जमींदारों के पास, वो भूमि क्या की, किसानों को दे दी भी कॉन्ट्रैक्ट पे, भी आपके पास 3 साल है, आप इतना कर हमें वापस दोगे इस एवज में, कि आप 3 साल काम करोगे इतनी भूमि पे, तो उसके हिसाब से इतना पैसा आपको वापस करना है। ठीक है, और तकाबी क्या था, ये एक ऋण था भाई, क्या था, ऋण। और किन को दिया जाता था भाई, किसानों या कृषकों को, किन को दिया जाता था, किसानों को। ठीक है, भी पहले ऋण दिया जाता था भी, अगर आपको फसल वगैरह बोनी है, बीज वगैरह उपलब्ध कराने, तो आपको क्या मिलेगा, तकाबी मिलेगा, बाद में आप इसको चुका देना। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इसके प्रशासनिक सुधारों के अंदर है। किसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार, ठीक है, मुर्शीद कुली खां। अब मुर्शीद कुली खां है, कॉन्ट्रैक्ट पे क्या कर रहा है, जमीन नहीं दे रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, जो जमींदार थे पहले बहुत बड़े बड़े, जिनके पास 1000 2-2 हजार बीघा जमीन थी, वो जमीन सरकारी कर ली, तो नॉर्मल सी बात है विद्रोह होंगे कि नहीं होंगे, तो विद्रोह होने शुरू हो गए, किनके, जमींदारों के। क्या हो गए, विद्रोह। प्रमुख विद्रोह कितने हुए इसके समय में, 3। कितने विद्रोह हुए, 3 विद्रोह। किसके समय में हुए, मुर्शीद कुली खां के। जो सबसे पहला विद्रोह किसका, सीताराम और उदय नारायण, ये 2 जमींदार थे जिन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था, किसके खिलाफ, मुर्शीद कुली खां के खिलाफ। ठीक है, और फिर एक व्यक्ति सुजात खां और निजात खां। तो 3 विद्रोह आपने ध्यान में रखने हैं, जो किसके समय में हुए थे, मुर्शीद कुली खां के समय में। और इन तीनों को दबा दिया था या भी हार गया था इनसे, इनको दबाने में क्या रहा, सफल रहा, कौन, मुर्शीद कुली खां। और इनके पास जितनी भी जमीन थी, तो एक कृपा पात्र था, किसका, मुर्शीद कुली खां का। क्या होता है कृपा पात्र भाई, क्या होता है, ये तो साधारण सी बात नहीं है, तो बता ही सकते हो आप लोग, जिसके ऊपर कृपा हो, किसकी, भगवान की। हम जिक्र किसका कर रहे हैं, मुर्शीद कुली खां। तो किसकी कृपा होगी, किस पे थी, और इनके पास जितनी जमींदारी थी, सारी जमीनें थी, वो किसको दे देगी, किसको दे देगी, राम जीवन को। ठीक है, किसके द्वारा, मुर्शीद कुली खां। इसके बाद कौन बैठेगा गद्दी पे भाई, कौन बैठेगा, बोल सकते हो आप, सही बोल रहा है, क्या नाम बोला, सुजाउदौला। इसके बाद गद्दी पे बैठता है सुजाउदौला भी। कौन था ये, पहले तो क्या था ये, उड़ीसा का गवर्नर। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बनने से पहले कहां का, उड़ीसा का गवर्नर। और ये क्या था, जो मुर्शीद कुली खां था, कौन था, मुर्शीद कुली खां, इसका क्या था अभी, ये दामाद था। क्या था, दामाद, कौन, सुजाउदौला। और ये गद्दी पे कब बैठा भी, कब नवाब बना ये, 1727 ईस्वी में।
और इसने क्या किया अभी आगे 1733 ईस्वी में क्या किया, बिहार पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, बिहार पर भी कब्जा। अच्छा, क्योंकि देखो शुरू से उड़ीसा और बिहार वो बंगाल का भाग नहीं थे। मुर्शिद कुली खान को मिला तब उड़ीसा और बंगाल दो थे, बिहार उसके अंदर नहीं था। 1733 में सुजाउद्दौला ने किसको, बिहार को किस में मिलाया, बंगाल वाले क्षेत्र में। और यहां का गवर्नर किसको बनाया गया फिर भी, जिस व्यक्ति का नाम पहले हमने लिया था, अलीवर्दी खान। ठीक है, बिहार का गवर्नर कौन बना, अलीवर्दी खान। बंगाल का गवर्नर कौन है या नवाब कौन है, सुजाउद्दौला। ठीक है, इसके बाद कौन बनेगा भाई नवाब, सरफराज खां। कौन बनेगा, कौन है ये, बेटा है किसका, सुजाउद्दौला का। ठीक है, किसका बेटा है, सुजाउद्दौला का। तो ये है यहां पे, और बिहार में कौन है, अलीवर्दी। और इसको कहते हैं, ये शासक कैसा था भाई, तो ये अयोग्य शासक था। तो अलीवर्दी खान ने क्या कर दिया इसके खिलाफ है, क्या कर दिया, विद्रोह। किसने किया, अलीवर्दी खान ने। किसके खिलाफ, सरफराज खां के साथ। और क्या हुआ फिर भाई, मार दी होगो जी। पहले एक युद्ध होगा जिसको हम बोलते हैं गिन्नरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध, गिन्नरिया का युद्ध। किस किस के बीच होगा, अलीवर्दी खान और सरफराज के। ठीक है, अलीवर्दी वर्सेस कब हुआ, 1700 1733 10 मार्च 1740 को। जीता कौन भाई, जीत किसकी हुई, अलीवर्दी खान जीत गया। अच्छा, इसके आसपास कोई घटना हुई थी भारत में, इसके आसपास 39 में युद्ध हुआ एक, हाँ। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539। सीधी 200 साल की छलांग हमारी है। इससे पहले एक घटना होगी बहुत बड़ी, जिसके बाद ये चीजें बदल जाएगी एकदम से। ये तो सुना होगा आपने, ये तारीख किस किस को याद है, याद है कुछ, 1739 याद नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध। हम भारत में हैं अभी। नहीं सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध। भारत में ऐसी कोई घटना, और कहते ही सारे कहेंगे जी युद्ध याद ही क्या। किस किस के बीच हुआ था, ये बागी नहीं याद,
किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद शाह और किसके बीच? नादिर शाह। कौन जीता भाई? मोहम्मद शाह हैं? कौन जीता? मोहम्मद शाह जीता। और कोई भी इसमें ठीक करना चाहेगा इसको? नादिर शाह जीते हो। उसको करनाल का युद्ध नहीं बोलेंगे, पहले तो ये ध्यान में रखना। वहां पे ज्यादातर क्या आएगा? तराइन का। बहुत रेयर चांसेस में क्या आएगा? करनाल लिखा मिलेगा आपको। कब हुआ था करनाल या तराइन का पहला युद्ध? 1191 में। किस किस के बीच? मोहम्मद, केवल मोहम्मद गोरी शाह नहीं आएगा। अब ये यही दिक्कत है हमारी, हम फलों में क्या है, कुछ ही आ जाओ सारा वही चलता है। अब यहाँ पे शाह शाह आ रहे हैं तो मोहम्मद शाह गोरी हो गया है। मोहम्मद गोरी और किसके बीच में? कौन जीता? मार दिया था, छोड़ दिया था? किसको? हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। दूसरा कब हुआ फिर? 1192 में। कौन जीता? छोड़ दिया? किसने मारा? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी? ये कहानी थोड़ी सी उलट है एक किताब के अंदर। कौन सी किताब में? कौन सी किताब में है? थोड़ी सी अलग है। एनसीईआरटी। पृथ्वीराज राजसों में। पृथ्वीराज राजसों में एक कहानी थोड़ी अलग बताई गई। देखो सिंपल सी बात है, किताब में लिखी जाती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक तो ईस्ट के पर्सपेक्टिव से, एक वेस्ट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी। जो हमारी तरफ है वहां पे जो इतिहास लिखा गया है, वहां के जो इतिहासकार है इतिहास को थोड़ा अलग लिखेंगे, ठीक है। जो वेस्ट के हैं जिनको वामपंथी बोलते हैं, वो इतिहास थोड़ा अलग लिखेंगे। और एनसीईआरटी क्या करती है? सेंटर का रास्ता चुनती है। वो न तो उनकी सुनती है न उनकी। बीच में जो मैंने कहा नहीं, वो आपको जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें क्या रहना है? न्यूट्रल रहना है। किसी चीज की तरफ हमें ज्यादा झुकाव नहीं लेना। भी धर्म की बात आ गई तो ये नहीं भी हम हिंदू हैं तो हिंदू ही सही हैं, मुसलमानों के बारे में क्यों पढ़े, हम बौद्ध के बारे में क्यों पढ़े, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई करनी है तो मॉडरेट होकर पढ़ना है, भी सारी चीजें हमें पढ़नी है। और ऐसे एनसीईआरटी में दिया गया है चीजों को। उन्होंने भी चंद्रबरदाई की बात है वो पूरी तरह सही नहीं बताई है, ठीक है, क्योंकि फिर वो अपनी ही बातों पे क्या हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इन्होंने बताया अभी 1194 में एक युद्ध होगा। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। किस किस के बीच में? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। अगर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया तो 1194 में लड़ने कौन आया? तो ये चीजें चंद्रबरदाई ने ऐसा ही कहा पृथ्वीराज राजसों में भी। मोहम्मद गोरी ने क्या? मोहम्मद गोरी को मार दिया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। तो इस युद्ध में जीत किसकी होती है? नादिर शाह की, ठीक है। इसके बाद नवाब कौन बन गया? अब अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान कहां का नवाब है भाई? कौन कौन सी जगह इसके अंडर में है? बंगाल है। बंगाल और उड़ीसा तो पहले से था अभी, और अब क्या हुआ इसके साथ? बिहार भी ऐड हो गया। तो अब देखो बिहार जो बंगाल प्रोविंस है वो बहुत बड़ा हो गया अभी। अब
भी बाकी सारे जितने भी प्रोविंस थे, परगने थे, उन सब में सबसे बड़ा कौन सा था? बंगाल। राजस्व भी बहुत अच्छा मिलता है यहां से। कहां से? बंगाल से। क्योंकि शुरू में बात हम करें कपड़े की, जूट की, ठीक है, और व्यापार वगैरह की, तो बहुत अच्छा साधन रहेगा कौन? बंगाल। और यहां से राजस्व ज्यादा मिलेगा तो सबकी नजर भी यहां पे रहेगी भी। अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, सारों की नजर कहां पे रहेगी? ठीक है। और ये कब से कब तक रहेगा फिर? 1740 से 1756 ईस्वी तक। ठीक है। अब यहां पे इसकी बात हो रही है, तो मुगल शासक कौन होगा? हम्म 1740 से 1756 का समय पीरियड किसका होगा? शाह आलम का समय पीरियड क्या था भाई? 1758 से 1800। उससे पहले कौन सा शासक है? एक व्यक्ति का नाम मैंने आपको लिखवाया था जब हम अहमद शाह अब्दाली के बारे में पढ़ रहे थे। तो कौन था? अहमद शाह। और मैंने आपको बताया था भी कंफ्यूज नहीं होना है, अहमद शाह दिल्ली का शासक और अहमद शाह अब्दाली बाहर से आ रहा है आक्रमण करने के लिए। ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? अरे अफगान थे, ये पता नहीं है क्या? क्या थे ये? अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक। किसका सेनापति था ये? नादिर शाह का। ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बार आक्रमण किए भारत पे। मैंने आपको बताया था, हम पढ़ रहे थे तब मुगलों के बारे में तब। ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में प्रमुखता से हम किस समय पढ़ते हैं? मराठों के समय में। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1700 किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। जीत किसकी हुई? मराठों की। शाबाश। अहमद शाह अब्दाली की। किसकी जीत हुई? लगातार 7 क्वेश्चन पूछ लो आप, सारे के सारे एक ही फ्लो में आंसर देने लग जाते हो। फिर अहमद शाह अब्दाली की भारत में रहता है, वापस चला जाता है अहमद शाह अब्दाली? अरे हम किसी शासक के बारे में पढ़ते हैं, कहीं जिक्र आता है अहमद शाह अब्दाली का? तो फिर वो जिसका जिक्र नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो वापस चला गया। ठीक है। एक बाबर ही ऐसा व्यक्ति था, हाँ, जो युद्ध जीतने के बाद भारत में रह ही गया। ठीक है। बाकी सारों ने क्या किया? भारत में जो विदेशी आक्रांता आए, युद्ध जीता, वापिस अपनी जगह। बाबर क्यों नहीं गया था भाई? क्या कारण रहा कि बाबर को, या बाबर वापिस नहीं गया अपनी जगह पे? हाँ, हाँ। हुआ क्या कि बाबर आया भारत में और पीछे से जो शासन प्रशासन था, वो लोग जहां पे लोकल थे, उन्होंने क्या कर लिया? उस पर अधिकार कर लिया। बाबर को ये लगा भी अब दिल्ली छोड़ के जाएंगे, कहीं ये दिल्ली भी चली जाए, अफगान तो चला ही गया। तो इस वजह से क्या रह गया? वो भारत में रुक गया। ठीक है। ऐसी घटना हुई, इस वजह से बाबर नहीं गया, बाकी सारे चले गए थे। ठीक है। फिर क्या? अलीवर्दी खां क्या है, जो एक रघुजी भोसले नाम के व्यक्ति होंगे, मराठा। ठीक है। क्या होंगे?
रघु जी भोसले नाम से। इनके साथ क्या करेंगे, एक संधि करेंगे भी ये, ठीक है, क्या करेंगे, संधि करेंगे। संधि का मतलब युद्ध वाली संधि नहीं है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना भी कैसी संधि नहीं है, युद्ध वाली भी, युद्ध करके संधि नहीं की है भी, केवल मराठों के साथ भी आप क्या है, क्योंकि मराठा शक्तिशाली थे, उनको बोला भी आप क्या करोगे, आप हमारे क्षेत्र में नहीं आओगे, पहली बात तो। दूसरा क्या करना है भी, ये नहीं है भी कभी हम सोए हुए और हमें पता चले हमारा प्रशासन है वो सारा लूट लाट के मराठे घर पहुंच गए, क्योंकि आदत थी मराठों की लूटपाट करना। क्या था, कल मैंने आपको बताया था सूरत की लूट हुई थी 2, ठीक है, ये काम था, मराठे करते थे ऐसा भी। एक तो युद्ध नीति भी ऐसी थी, गोरिल्ला पद्धति वाली भी, थप्पड़ मार यार पेट डाउन लुक के, ठीक है। देखो ऐसा होता है, कारण क्या है इसका, अब जो मैदान पे जो लड़ाई होगी भाई, वो तो मैदान में लड़ाई करेंगे, पहाड़ों पे तो ऐसी लड़ाई होगी भाई, ठीक है। अगर आपको मैदान नहीं मिला तो आप क्या करोगे फिर, अगर कहीं पहाड़ी के आसपास कोई पहाड़ी, अगर वहां, क्योंकि महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में काफी सारी पहाड़ियां हैं, ठीक है। प्रमुखता से कौन सी पहाड़ी है भाई महाराष्ट्र में, नीलगिरी, नीलगिरी है जो केरल और तमिलनाडु है, ठीक है। जैसे हम इस नोट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं केरल और तमिलनाडु के पास, वहां पे क्या पड़ती है आपकी, नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में कौन सी होगी, जैसे हम बात करें आगे, इसको बढ़ा लें वैसे, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया था ये क्या है, पूर्वी घाट है पश्चिमी घाट है, कौन सा घाट है ये, पश्चिमी घाट है, क्या है, और यहां पे पड़ती है सह्याद्री, ठीक है। यहां से लेके ताप्ती से लेके कन्याकुमारी तक पूरी की पूरी जो श्रृंखला है उसको हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री, ठीक है। और ये सारे, चाहे महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, केरल तक क्या पड़ती है, पूरी सह्याद्री पड़ती है भाई, ठीक है। तो क्षेत्र है जो खासकर महाराष्ट्र का, उसके अंदर भी क्या है, यही पहाड़ियां पड़ती हैं भाई, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। तो युद्ध करेंगे तो किस नीति का पालन करेंगे भी ये, क्योंकि जब मराठों के बारे में पढ़ेंगे तो हम भी आपको बताऊंगा भी इनका प्रशासन कैसा था, युद्ध करने की नीतियां कैसी थी मराठों की। और मराठे पानीपत के युद्ध में जो हारने का कारण भी सबसे बड़ा यही रहा, क्योंकि इनकी पद्धति मैदान में लड़ने वाली नहीं थी, ठीक है। अभी जो इनका जो नॉर्मल युद्ध था वो तकनीक इनकी नहीं थी, ठीक है। जैसे हम मैदान की बात करते हैं और पहाड़ों की बात करते हैं, तो एक देखना भी स्टेमिना है वो पहाड़ी लोगों का क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा मैदानी लोगों से। मैदानी लोगों की हाइट ज्यादा मिलेगी, पहाड़ी लोगों की हाइट कम मिलेगी आप लोगों को, ये फर्क रहता है भौगोलिक स्थिति का, ठीक है। ये सोच विचार करने चाहिए भाई, ठीक है। ये चीजें आती हैं एग्जाम के अंदर, आपसे ये तो नहीं पूछेगा भी हाइट बड़ी है कम है, ऐसे नहीं, लेकिन ऐसा जरूर आएगा भी मनुष्य के जो जीन्स हैं या आनुवांशिकता के ऊपर भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम कहां पे थे, अलीवर्दी खां और अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था भाई, भारत पे आक्रमण कर रहा है, लेकिन 1756 तक युद्ध नहीं हुआ था, किसका, पानीपत की तीसरी लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन ये बार बार हमला कर रहा था अहमद शाह अब्दाली, किसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर, बंगाल पर नहीं आ रहा था, कहां पे, दिल्ली पे। अब पोल पहले खुल चुकी है अभी दिल्ली की, दिल्ली में प्रशासन क्या हो रखा है, बिल्कुल कमजोर। बाहर से आके कोई व्यक्ति आपको हरा के चला गए जाए तो आपकी जो शासन क्षमता है उसमें क्या है, कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। तो रघु जी भोसले के साथ इन्होंने संधि की, तो इसमें क्या कहा गया, एक तो कि हम आपको क्या है भी, आप हमारे साथ युद्ध नहीं करोगे तो हम आपको कितने पैसे देंगे, 12 लाख रुपए देंगे वार्षिक,
बस आपको क्या करना है, युद्ध नहीं करना है हमारे साथ और लूटपाट नहीं करनी हमारे क्षेत्र में, ठीक है। और उड़ीसा जो है, ठीक है, जो इनका प्रोविंस था उड़ीसा, इसकी क्या दे दी गई, दीवानी दे दी गई। किसको भाई, मराठों को। क्या होता है दीवानी, अधिकार बाद में, पहले दीवानी। हाँ भाई, वैसी दीवानी नहीं जैसी मीरा कृष्ण की थी, ठीक है। चाह भी मीरा जो निर्गुण भक्ति थी या सगुण भक्ति से बिलोंग करती थी, ये बताओ पहले तो। हाँ बताओ, निर्गुण वाले में आएगी मीरा या सगुण वाले में आएगी, हैं? निर्गुण का मतलब ये नहीं है भी स्वार्थ है कि निस्वार्थ है। सगुण और निर्गुण में क्या फर्क था, मैंने आपको बताया है। सगुण में क्या होगा भी किसी व्यक्ति को आधार मान के भी हाँ मैं इसकी पूजा करूंगा या करूंगी। निर्गुण का क्या मतलब है भी एक व्यक्ति में इतने सारे गुण समाहित हैं कि हम उसको किसी मूर्ति में, किसी फोटो में या किसी एक व्यक्तित्व में नहीं रख सकते, वो क्या होगी, निर्गुण भक्ति होगी, ठीक है। तो जो ज्ञान मार्गी, जो प्रेम मार्गी थे वे किसके थे, निर्गुण भक्ति के, सगुण भक्ति के थे, निर्गुण के। तो मीरा कौन सी थी, प्रेम मार्गी थी या ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। इनका रिवीजन कर लिया करो साथ के साथ, ठीक है। मेरे को क्लासेज में करवाना पड़ता है सारा रिवीजन। तो दो काम हो गए इस संधि से, एक तो उड़ीसा की दीवानी किसको दी गई, मराठों को, और 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे, कौन, अली वर्दी खान देगा, किसको, मराठों। दीवानी का क्या मतलब है कि जो राजस्व है, क्या है, वसूल करने का जो काम है वो कौन करेगा, अब मराठा। जितना भी राजस्व मिलेगा कहां से, उड़ीसा से, वो सारा किन के पास जाएगा, मराठों के पास। तो ये बताओ ये संधि सही थी या गलत थी भाई, अलीवर्दी खान ने संधि की है, सही है या गलत है, अपने विचार दें इस पे, फिर देखेंगे आप इसको आगे करेंगे। हाँ, युद्ध करने से ठीक है, एक तो आ गया अभी। और एक चीज हमारे पास आ गई भी, युद्ध करने से अच्छा है। सोचो भाई, कुछ दिमाग लगाओ। अब तो आपको पता चल गया प्रशासन कैसे करना है। यहां तक पहुंचते पहुंचते प्रशासनिक कुछ तो जानकारी आई है आप लोगों को। इतने सारे लोगों के बारे में पढ़ लिया, प्रशासनों के बारे में पढ़ लिया, वंशों के बारे में पढ़ लिया। अब सारे अलग अलग तरीके से राज्य चला रहे हैं या एक ही तरीके से चल रहा है शुरू से लेकर अंतिम तक। ठीक नहीं थी, ठीक नहीं का कारण फिर भी वही बात कहूंगा, क्यों ठीक क्यों नहीं थी, कर वगैरह लगाएंगे, ठीक है। और बताओ, हाँ भाई, राहुल, अंकित, कुछ जानकारी इसके बारे में, प्रशासनिक जानकारी किस किस को हो रखी है बताओ पहले। अब प्रशासनिक जानकारी समझते हो सारे, कैसी जानकारी, प्रशासन कैसे चलाया जा रहा है इसकी जानकारी सबको है। मौर्य काल में कैसे चल रहा था, ठीक है। उसके बाद जो सल्तनत काल आया पूरा, उसमें कैसे चला, फिर मुगलों के समय में कैसा चला। अभी थोड़ी देर पहले हमने हैदराबाद का पढ़ा, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बंगाल के बारे में। तो
तो इतनी तो जानकारी होगी प्रशासन कैसे चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस संधि के बारे में कहा जाता है भी कूटनीति के हिसाब से ये संधि बहुत ठीक थी। ठीक है, क्यों थी? क्योंकि मराठों का क्या कहा था भी जब भी मन किया तभी किसी को भी लूटना शुरू कर देते थे वो, कि 12 लाख रुपए में आपको महीने पूरे साल की आपको सिक्योरिटी मिल रही है। तो ये कूटनीति के हिसाब से ठीक था। अब अलीवर्दी खान इतना शक्तिशाली नहीं था मराठों जितना, तो इसने सोचा भी बंगाल बिहार तो है अपने पास, पूरे शासन को मराठों के हाथ में देने से अच्छा भी कुछ हिस्सा देके पीछा छुड़ा लें। हाँ सही बात, पेंडा छुड़ा लें भाई। ठीक है, तो कूटनीति के हिसाब से ये संधि सही थी। किसने की? अलीवर्दी खान ने। किसके साथ की भाई? मराठों के साथ। अच्छा अब देखो जिक्र 1740 से 56 के बीच, यहीं पे क्या आ रहे हैं अब अंग्रेज भी क्या है धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहे हैं। ठीक है, तो अंग्रेज शक्तिशाली हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ भी कुछ ना कुछ तो अंग्रेजों के साथ भी तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे अंग्रेजों के साथ? व्यापार। अंग्रेजों के साथ पेश आया जाएगा सख्ती के साथ। कैसे? तख्ती नहीं, ये सोचो भी तख्ती लेंगे, सख्ती के साथ। अंग्रेजों को सीधे सीधे आदेश दिए गए कि आप क्या करोगे, एक तो किलाबंदी नहीं करोगे। क्या करोगे? किलाबंदी नहीं करोगे। क्या होता है किलाबंदी भाई? क्या होता है भला किलाबंदी? हाँ हाँ ठीक है, हाँ कोई स्थान निश्चित कर लिया, उसके बाद अपना अधिकार जमाना। और कोई इसमें कोई ऐड ऑन करना चाहेगा भाई? क्षेत्र विशेष के चारों ओर दीवार बनाना। ठीक है, भी जो क्षेत्र उन्होंने जीत रखा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ क्या बनाना? दीवार का निर्माण करना। और दीवारें आजकल वाली नहीं भी 4 इंची वाली वो इतनी कितनी बना दी, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी सुरक्षा के लिहाज से भी, कोई सीधा आक्रमण न कर दे। ठीक है, तो अंग्रेजों को बोला गया भी आपके पास जो भी है, चाहे कलकत्ता है, चाहे चंद्रनगर है, ठीक है, चाहे कासिम बाजार है, अगर आपके पास जो भी है उन चीजों के आसपास आप क्या करोगे? किलाबंदी नहीं करोगे। ठीक है, एक तो ये कहा गया। और दूसरा क्या है भी आप केवल व्यापार करोगे। क्या करोगे? केवल व्यापार करोगे। हमारे क्षेत्र में राजनीतिक मुद्दों के ऊपर आपकी कोई राय नहीं चाहिए हमें भाई। राजनीतिक मुद्दे समझते हैं, मुद्दों पर राय या उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है आप लोगों ने। किसने नहीं करना है? अंग्रेजों ने। यह बात किसने कही? अलीवर्दी खान। ठीक है, और अलीवर्दी खान ने एक स्टेटमेंट दी, बहुत फेमस है भाई अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, और कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज वो किसके समान हैं? मधुमक्खी के समान। किसकी स्टेटमेंट है ये? अलीवर्दी खान की। ठीक है, इनके साथ अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे, कैसा व्यवहार? अच्छा व्यवहार करोगे तो ये क्या करेंगे? आपको मधु देंगे भाई, मतलब आपको शहद। ठीक है, और अगर आपने इनके छत्ते में हाथ डाला तो ये सारे एकजुट होके क्या करेंगे? आपके ऊपर हमला करेंगे।
ऐसा नहीं है भी अपने तरीके से भी अगर हमारे पड़ोस में किसी राज्य पे हमला हो रहा है तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं था अंग्रेजों का। भारत में किसी भी जगह पे अंग्रेजों के खिलाफ अगर कुछ होता तो पूरे भारत में जितनी भी जगह इनकी फैक्ट्रियां वगैरह थी, सेना थी, वो सारी की सारी इकट्ठा होकर कहां पहुंच जाती, उस जगह पे पहुंच जाती थी। ठीक है। और सबसे बड़ा कारण जो अंग्रेजों का भारत पे शासन करने का रहा वो था भी भारत के अंदर जितने भी शासक रहे उन्होंने कभी नहीं ये नहीं सोचा, ये जानने की कोशिश नहीं की भी अंग्रेज है ये भारत में राज करने के लिए आए हैं, इनका कितना बड़ा साम्राज्य है। क्योंकि ये यूएसए में भी है, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, हर जगह फैले हुए हैं। लेकिन उनको क्या लगता है भी ये केवल व्यापारी हैं और कुछ कुछ जगह पे क्या कर रहे हैं, व्यापार करें। इतनी की समझ थी भारत के जितने भी शासक रहे उनकी। उनको ये नहीं पता था इन्होंने भी आधी दुनिया जीत रखी है। ये एक ही व्यक्ति है जिसको समझ में आएगी चीज, या तो हैदर अली टीपू सुल्तान को, या थोड़ी बहुत जानकारी शिवाजी के जो वंशज रहेंगे उनमें से कुछ एक को जानकारी होगी। बाकी जो मुस्लिम शासक थे भारत के उनको तो किसी को पता ही नहीं था इस चीज के बारे में भी अंग्रेज कितनी बड़ी शक्ति हैं, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था अंग्रेजों का। मैंने आपको बताया भी था अंग्रेजों के बारे में, कहा भी जाता था कि इनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। आधी दुनिया में अगर अंधेरा है तो इनके ऐसे शासन भी है जहां पे क्या होगा, सूरज निकल रहा होगा जिस जगह पे। ठीक है। इसके बाद कौन बनेगा शासक भाई? 1756 तक कौन रहा? अलीवर्दी खान। 1757 किस आया कुछ याद भाई? कौन याद आया? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के समय नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है। सिराजुद्दौला बोल सकते हो आप इसको, सिराज उद दौला भी बोल सकते हो। ठीक है। आप इसको सिराज उद दौला दोनों नाम बोल सकते हो आप इसके। ठीक है। और कौन था भाई ये? कौन था? अलीवर्दी खान का अलीवर्दी खान का बेटा, दामाद, पोता, नाती? नाती पा होगा। ठीक है। अलीवर्दी खान का नाती। नाती समझते हो? नहीं समझते? हाँ, क्या था? दोयता, अपनी भाषा में हम बोलें तो। ठीक है। पंखा चल रहा है, मेरे पास तो पंखा भी नहीं है भाई, और खड़ा और हूं मैं तो। कितना समय हो गया है? क्लास टोटल 1 घंटा 20 मिनट की होगी, 5 मिनट और बस। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इसको हम थोड़ा हाई पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे सिराजुद्दौला को। ठीक है। अच्छा, सिराजुद्दौला के समय में एक तो सबसे बड़ी घटना भारतीय इतिहास की कौन सी? 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध। ठीक है। प्लासी का युद्ध। और इसके अलावा जो बहुत फेमस घटना रही जिसने आधार तय किया प्लासी के युद्ध का, जिसको बोलते हैं काल कोठरी की घटना। कौन सी घटना? काल कोठरी की घटना। किस किसने सुना इसके बारे में? बस आज ये घटना इसके बारे में पढ़े, बाकी कल करेंगे भी। ठीक है। काल कोठरी की घटना ये हुई थी 1756 में। ठीक है। कब हुई थी? 1756 में। क्या था? सुना है किसी ने भी इसके बारे में?
किस किसने सुना है इसके बारे में? सुना है? नहीं सुना? कालकोट कुछ तो दिमाग में आया होगा। जेल में क्या हुआ? हाँ, अंग्रेजों ने रोड दिया ना हमें। हाँ, सवेरे में थोड़े से की बचे। ये सही है घटना, ऐसी ही घटना हुई थी भाई, सेम जो रचना बता रही है वैसे। बस वो कहते हैं ना भी, हाँ, बताने का थोड़ा सा तरीका कैजुअल सा है। ठीक है। काल कोठरी की घटना का क्या है भी, क्योंकि सिराजुद्दौला नाराज था किन से? अंग्रेज। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो फिर बंद करते हैं क्लास को। काल कोठरी घटना क्या मतलब है कि सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पे कब्जा किया, और जैसे ही कासिम बाजार पे कब्जा किया उसी के जस्ट बाद फोर्ट विलियम जो किला था इनका, उस पे क्या कर लिया इसने? कब्जा कर लिया। और वहां पे 146 लोगों को इसने क्या किया, एक 12x18 का एक कमरा था, उसके अंदर 146 लोगों को क्या कर दिया? कैद कर दिया सारों को। और सुबह होते होते जब उनको बाहर निकाला गया तो केवल 23 ही व्यक्ति ऐसे थे जो क्या बचे? जीवित बचे। और कहते हैं भी इस घटना ने क्या किया, यज्ञ के अंदर आहुति का काम किया। भी अब क्या करना पड़ेगा? सिराजुद्दौला के खिलाफ अभियान चलाना पड़ेगा। और इस अभियान के लिए स्पेशल संसद के अंदर क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है प्रस्ताव पास किया, वहां से स्पेशल कहा गया भी ये घटना क्या है, बहुत है दर्दनाक है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हो जाके, अलग से बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको काल कोठरी घटना के ऊपर, कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, और यहीं से फिर किसका आधार क्या हुआ? प्लासी के युद्ध का। और उसमें किसकी पराजय होगी? किसकी पराजय होगी? सिराजुद्दौला की। ठीक है, इतना बहुत है या और करना है?